नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम करेंगे ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि बहुत ही लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2020 के एग्ज़ाम के रिलेटेड। अगर 2020 में एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो भी आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए। और आप लोगों से काफ़ी जो है सजेशन आ रहे थे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाइए, तो इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट? बचत खातों पर ब्याज की वर्तमान दर क्या है? तो दोस्तों, आपको सभी को पता है वर्तमान जो बचत खाते पर जो पोस्ट ऑफिस में जो ब्याज दर है वो है 4%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4% या 4%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एडल्ट में ओपन अ जॉइंट सेविंग अकाउंट? एक संयुक्त बचत खाता कितने वयस्क द्वारा खोला जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अभी जो नए अमेंडमेंट हुआ है सेविंग स्कीम के, उसमें जो है बताया गया है, पहले 3 हुआ करते थे, 3 लोग जो है जॉइंट अकाउंट खोल सकते थे सेविंग के, लेकिन अब सिर्फ 2 लोग ही जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं एक सेविंग अकाउंट का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग ए सिंगल सेविंग अकाउंट बाय ए माइनर हिमसेल्फ इन हिज नेम? नाबालिग द्वारा अपने नाम पर एकल बचत खाता खोलने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 साल। एक माइनर जो है, एक नाबालिग है, अपने नाम पर 10 साल उम्र करने के बाद अपना खाता खोल सकता है, लेकिन वो खाता जो है पेरेंट्स के देख रेख में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फी फॉर मेकिंग नॉमिनेशन इन सेविंग अकाउंट फर्स्ट टाइम? पहली बार बचत खातों में नामांकन करने का शुल्क क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्री। मतलब कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप पहली बार किसी सेविंग खाता में जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसके प्रति कोई भी शुल्क नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ फ्री सुविधा है पहली बार के लिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट स्टैंडिंग एट BO इन ए डे? आप किसी भी शाखा डाकघर में एक दिन में एक बचत खाते से कितना बार जो है राशि निकाल सकते हैं, कितनी बार आप विड्रॉल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल एक बार। मतलब ओनली वंस। आप किसी भी शाखा डाकघर में एक सेविंग अकाउंट से एक दिन में एक ही बार जो है ओनली वंस आप जो इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, ओनली वंस। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अप टू व्हाट अमाउंट पेमेंट ऑर्डर फॉर विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट में बी सैंक्शन बाय ए ब्रांच पोस्ट मास्टर? बचत खाता से निकासी के लिए किस राशि का भुगतान आदेश शाखा पोस्ट मास्टर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5,000 रुपये। मतलब एक ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वो 5,000 रुपये तक की जो है राशि स्वीकृत किया जा सकता है उसके द्वारा एक विड्रॉल पर एक ही दिन में। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट मे बी विड्रॉन बाय अ चेक फ्रॉम अ चेक सेविंग अकाउंट? एक चेक सेविंग अकाउंट से चेक द्वारा न्यूनतम राशि क्या निकाली जा सकती है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी 50 रुपये। आप किसी भी न्यूनतम जो चेक अमाउंट है किसी भी चेक सेविंग अकाउंट से चेक द्वारा 50 रुपये का जो मिनिमम अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ईयर्स विदाउट एनी ट्रांजैक्शन अ सेविंग अकाउंट इज ट्रीटेड एज साइलेंट अकाउंट? बिना किसी लेन देन के लगातार कितने वर्षों के बाद एक बचत खाते को मूक खाते के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 साल। मतलब 3 वर्ष, 3 ईयर्स। किसी भी सेविंग अकाउंट को जो है फ्रीज किया जाता है या मूक खाता बोला जाता है 3 वर्ष के बाद। मतलब जब तक 3 वर्ष तक अगर उसमें कोई भी लेन देन या ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो वो खाता मूक हो जाता है या खाता साइलेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाट इज़ द फी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस
टू अनदर पोस्ट ऑफिस। सेविंग अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करने का शुल्क क्या है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी, फ्री या निःशुल्क। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस के खाते को दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो वह सेवा फ्री होती है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैलेंस मे बी डिपॉजिटेड टू सिंगल और जॉइंट अकाउंट? अधिकतम राशि क्या है जो एकल या संयुक्त खाते में जमा की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, नो मैक्सिमम लिमिट। मतलब कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, आप कितने भी अमाउंट को जो है जमा कर सकते हैं किसी भी सिंगल या जॉइंट अकाउंट के खाते में। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विजन ऑफ इंडिया पोस्ट इज, भारतीय डाक विभाग का विजन क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्राहक की पहली पसंद होगी। ये जो है भारतीय डाक विभाग का जो है विजन है, इंग्लिश में बोले तो इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस। ये जो है भारतीय डाक विभाग का जो है विजन है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मिशन ऑफ इंडिया पोस्ट इज, भारतीय डाक विभाग का मिशन क्या है? तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग का मिशन है टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना, ये जो है भारतीय डाक विभाग का मिशन है। दूसरा मिशन है टू प्रोवाइड स्पीडी एंड रिलायबिलिटी सर्विस टू द नेशन। राष्ट्र को शीघ्र और विश्वसनीयता सेवा प्रदान करना, ये जो है भारतीय डाक विभाग का मिशन है। तीसरा मिशन है टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर द मनी सर्विस टू द कस्टमर। ग्राहकों को धन सेवा के लिए मूल्य प्रदान करना, मतलब ग्राहकों को धन सेवा के लिए मूल्य प्रदान करना, ये जो है इंडिया पोस्ट का मिशन है। तो दोस्तों उपरोक्त में जो सभी ऑल ऑफ द अबव जो है ये सभी जो है भारतीय डाक विभाग के मिशन है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। The amendment in Section 7 of Indian Post Office Act 1898 was approved by Parliament through Financial Bill 2017, whereby power to modify rates and tariff of the basic postal services contained in the first schedule of Indian Post Office Act, which was earlier with Parliament, हैज़ नाउ बीन डेलीगेटेड टू। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 7 में संशोधन को वित्तीय विधेयक 2017 के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके तहत भारतीय डाकघर अधिनियम की पहली सूची में निहित बुनियादी डाक सेवाओं की दरों और टैरिफ को संशोधित करने की शक्ति थी, जो पहले संसद के पास थी, अब किसके पास सौंप दी गई है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय। अब जो है मतलब किसी भी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज की जो मॉडिफाई रेट करेंगे, टैरिफ को मॉडिफाई करेंगे बेसिक पोस्टल सर्विसेज के लिए, वो संचार मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। पहले जो है भारत सरकार इसको अमेंड करता था, मॉडिफाई करता था, अब जो है वित्त मंत्रालय या संचार मंत्रालय इसको मॉडिफाई करेंगे। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14। EMO हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। EMO को किस वर्ष में पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 2008। 2008 में EMO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय डाक विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15। बिजनेस पोस्ट डायरेक्टरेट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन। व्यवसाय पोस्ट निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1996 में 1996 में जो है इसकी स्थापना की गई थी बिजनेस पोस्ट डायरेक्टरेट की। क्वेश्चन नंबर 16। बिजनेस पार्सल सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन। व्यवसाय पार्सल सेवा को कब पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, 2 दिसंबर 2013 को, 2 दिसंबर 2013 को जो है बिजनेस पार्सल सेवा को जो है पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं दोस्तों। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इनमें से जो है इनकरेक्ट सेंटेंस आपने फाइंड आउट करना है। इसमें जो इनकरेक्ट जो है ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, CPI डाटा कलेक्शन वर्क इन
ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से CPI डेटा संग्रह किया जाता है। तो ये गलत ऑप्शन है। बाकी दिए गए जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट है, जैसे कि ऑप्शन ए, CPI डेटा कलेक्शन वर्क इज हैंडल्ड बाय RV डिवीजन ऑफ डायरेक्टरेट, निदेशालय के RV डिवीजन द्वारा CPI डेटा का संग्रह का काम संभाला जाता है। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, देर आर 1181 विलेजेस आइडेंटिफाइड फॉर कलेक्शन ऑफ CPI डाटा, CPI डेटा के संग्रह के लिए 1181 गांव की पहचान की गई है। तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। ऑप्शन डी, CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI का अर्थ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये भी सेंटेंस जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, आइडेंटिफाइड FSI वेंडर बाय DOP इज, मतलब DOP का जो आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटेड जो विक्रेता है वो कौन है दोस्तों? मतलब इसका सीधा सा उत्तर है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है आइडेंटिफाइड FSI वेंडर है DOP के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, आइडेंटिफाइड CSI वेंडर बाय DOP इज, भारतीय डाक विभाग द्वारा जो आइडेंटिफाइड CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर वेंडर या विक्रेता है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये CSI का भी वेंडर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिलाटेली PAC मीन्स, फिलाटेली में PAC का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फिलाटेली एडवाइजरी कमेटी या दलील सलाहकार समिति जो है फिलाटेली PAC की फुल फॉर्म है। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिलाटेली एडवाइजरी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, हेड ऑफ डिवीज़न या प्रभाग के प्रमुख के द्वारा जो है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी किया जाता है। तो दोस्तों सही सा उत्तर है बी, हेड ऑफ डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल फी फॉर ईच आर्टिकल इज, प्रत्येक लेख के लिए पोस्टल लेख शुल्क का जो है स्मरण है वो कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 6 रुपये, मतलब 6 रुपये पोस्टल आर्टिकल रिकॉल के लिए जो है शुल्क लगते हैं या चार्ज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन लैंड एंड फॉरेन आर्टिकल, डाकघर में हिरासत लेख की सीमा जो वितरण अंतर्देशीय और विदेशी लेख के लिए प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7 and 15 days, 7 और 15 दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज, पहचान पत्र की लागत क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 9 रुपये। 9 रुपये जो है पोस्ट ऑफिस पहचान कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड का जो है कॉस्ट है, मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 25, पोस्टल रेस्टेंटे आर्टिकल कैन बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल रेस्टेंटे लेख को डाकघर में रखा जा सकता है कितने दिनों के लिए? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 1 month, 1 महीने के लिए पोस्ट रेस्टेंटे जो आर्टिकल को है आप डाकघर में रख सकते हैं। तो दोस्तों 1 month इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, साइज लिमिट ऑफ लेटर एंड रोल इज, पत्र और रोल की आकार सीमा क्या है? तो पत्र की आकार सीमा है मिनिमम 11 गुणा 7 सेंटीमीटर और अधिकतम 60 गुणा 90 सेंटीमीटर। बात की जाए रोल की तो रोल की न्यूनतम जो साइज लिमिट है वो है 10 गुणा 17 सेंटीमीटर और अधिकतम सीमा है रोल की 88 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए जो कि सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैकेट इज, बुक पैकेट की जो वजन सीमा है वो कितनी है दोस्तों? तो सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी, 5 किलोग्राम। 5 kg जो है वेट लिमिट है बुक पैकेट की, उत्तर सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स इज, पुस्तक पैटर्न और नमूना पैकेट की जो वजन सीमा है वो कितनी है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 2 kg या 2 किलोग्राम। किसी भी बुक पैटर्न और नमूना पैकेट की जो वजन सीमा है वो 2 किलोग्राम है। तो सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 2 kg। क्वेश्चन नंबर 29, द वेट लिमिट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज,
वजन सीमा बतानी है अंध साहित्य पैकेट के ऊपर। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी 7 kg या 7 किलोग्राम जो है मैक्सिमम वेट लिमिट है किसी भी अंध साहित्य के ऊपर या ब्लाइंड लिटरेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाय, मतलब लाइसेंस जो है पंजीकृत अखबार के लिए वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी एसएसपी या एसपी के द्वारा, मतलब मंडल अध्यक्ष या मंडल अधीक्षक के द्वारा जो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी एसएसपी या एसपी, या मतलब कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं दोस्तों, पार्सल कैन बी सेंड बाय अनरजिस्टर्ड अप टू, पार्सल को अपंजीकृत द्वारा भेजा जा सकता है कितनी अधिक लिमिट पर। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए 4 kg, 4 किलोग्राम तक आप किसी भी अनरजिस्टर्ड या अपंजीकृत पार्सल को भेज सकते हैं। नंबर 32 करते हैं दोस्तों, पार्सल कैन बी बुकड एट BO इज, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अगर पार्सल आप बुक करना चाहते हैं तो कितनी लिमिट वेट का कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए 4 kg, 4 किलोग्राम तक का जो आप पार्सल बुक कर सकते हैं किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस या शाखा डाकघर में। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं दोस्तों, इन विच केस रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, किन मामलों में जो है पंजीकरण अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी ऑल द अबव, एनी पार्सल एक्सीड 4 kg, 4 किलोग्राम से ज़्यादा पार्सल हो तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। एंड इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी बीमित पत्र हो तो उसके ऊपर भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। NEVP आर्टिकल, कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल हो तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही कंपलसरी है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव, मतलब रजिस्टर सभी पे कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 34 करते दोस्तों, इंश्योर्ड आर्टिकल लिमिट इन केस करेंसी नोट्स एंड एनी वैल्यू ऑफ आर्टिकल, मामले की मुद्रा नोट और लेख के किसी भी मूल्य में बीमित लेखा सीमा जो है कितनी है। अगर आपने कोई भी मतलब कैश भेजना है तो आप 20,000 तक का कैश भेज सकते हैं, और कोई भी वस्तु अगर भेजना चाहते हैं तो 1 लाख तक की मतलब सीमा या 1 लाख तक की जो वैल्यू वाली वस्तु आप भेज सकते हैं किसी भी बीमित इंश्योर्ड आर्टिकल के द्वारा। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी 20,000 एंड 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 35 करते दोस्तों, लिमिट टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज, किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आप अगर बीमित लेटर या आर्टिकल आप करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं तो इसकी लिमिट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी 600 रुपये। आप 600 रुपये तक की कोई भी बीमित वस्तु शाखा डाकघर से कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिमार्ज चार्ज ऑन लेटर एंड पार्सल इज, लेटर और पार्सल के ऊपर जो डिमार्ज चार्ज लगता है, डेमरेज चार्ज लगता है, वो कितना लगता है दोस्तों। लेटर के ऊपर लगता है 2 रुपये और पार्सल के ऊपर लगता है 3 रुपये। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं दोस्तों, IPO कैन बी पेड ऑन सेकंड कमीशन अप टू, IPO का भुगतान दूसरे कमीशन पर किया जा सकता है कितने साल तक। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी 3 ईयर या 3 साल। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, मैच द फेयर, जोड़ी मिलानी है आपने, डाक जीवन बीमा से रिलेटेड ये शब्द हैं, आपने इसके जो है जोड़ी मिलाने हैं। तो संतोष को बोला जाता है ग्राम डाक जीवन बीमा में एंडोमेंट एश्योरेंस, तो 20 का सही उत्तर है। युगल सुरक्षा को बोला जाता है जॉइंट पॉलिसी, तो ए इसका सही उत्तर है। सुमंगल को बोला जाता है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, तो डी इसका सही उत्तर है। और सुरक्षा को बोला जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस, तो सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, जोड़े मिलाने, इसमें भी भारतीय डाक जीवन बीमा के रिलेटेड। तो RPLI का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1995 में, 1995 में। PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1884 ईस्वी को। और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में जो इसका शुभारंभ हुआ था या लागू हुआ था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 ईस्वी में लागू हुआ था भारतीय डाक विभाग में। तो दोस्तों ये सही मिलान है जो कि भारतीय डाक जीवन बीमा के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 करते दोस्तों, एज लिमिट फॉर परचेजिंग जॉइंट पॉलिसी
युगल सुरक्षा को अगर पाना चाहते हैं तो उसकी एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, 21 और 45 के बीच में आप युगल सुरक्षा या जॉइंट अकाउंट की जो पॉलिसी है भारतीय डाक जीवन बीमा में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 21 और 45। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।